नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर दौरे की। डोटासरा ने इस दौरे के दौरान खुलकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी होगा उसे डर लगेगा, बीजेपी का काम ही भ्रम फैलाना है। रीट मामले में सरकार एसओजी से जांच करा के सच सामने ला रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने झूठ फैलाया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एसओजी लगातार उनके नामों को उजागर कर रही है। साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का हवाला दिया और डोटासरा ने कहा कि झूठ का मुकाबला तीखे तेवरों के साथ सच्चा आदमी कर सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया ऐसा हथियार जो सच को सामने लाता है। काले झंडे दिखाने वालों को लेकर डोटासरा ने जवाब दिया और कहा कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद ये दोनों ही लोकतंत्र के गहने हैं। यदि उनको मुझसे कोई काम है, कोई समस्या है तो आकर मिल सकते हैं। यदि बीजेपी और एबीवीपी के बच्चे हैं तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें आदेश दिया हुआ है कि माहौल खराब करें। नॉन इशू को इशू बनाना बीजेपी का काम रहा है। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर प्रकरण में राजेंद्र राठौड़ कहां गए थे सब जानते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हमने तो कभी उन पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था रखने वाले लोग हैं। महाराणा प्रताप पर जिस तरीके से सियासत गरमाई, उस पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि महाराणा प्रताप महान थे, उनकी शौर्यता वीरता से कौन इनकार कर सकता है। दिक्कत यह है कि जब सरकार बीजेपी की आई तब वासुदेव देवनानी वर्कशॉप करके बाकायदा ये कहते हैं कि विद्या भारती से पुस्तकें लिखाकर उनको सिलेबस में शामिल किया जाए, हर युद्ध को धर्म से जोड़ा जाए, जो एक गलत बात थी। हमने उसे ठीक किया और आज वही पढ़ाया जा रहा है। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने लगभग हर उस सवाल का जवाब दिया जो सवाल उनकी तरफ उठ रहा था। मसलन रीट को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, काले झंडे दिखाए गए उस पर उन्होंने पलटवार किया, और इसके साथ साथ महाराणा प्रताप को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उस पर भी उन्होंने अपनी सफाई दी है। क्योंकि जब बात आई कि नारे लग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद ये दोनों लोकतंत्र का गहना है, और लोकतंत्र में विरोध करने के लिए नारों का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है। उन्होंने इससे आगे चलकर यह भी कहा कि अगर उनसे किसी को कोई काम है, कोई समस्या है तो आकर मिल सकते हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ एबीवीपी पर भी हमला किया और कहा कि दरअसल इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें जो आदेश दिया जाता है उस आदेश की ये पालना करते हैं, ये माहौल को खराब करते हैं। जो कोई मुद्दा होता ही नहीं, यानी कि जो नॉन इशू है उसको मुद्दा बनाना बीजेपी का काम है। और एनकाउंटर प्रकरण के अंदर राजेंद्र राठौड़ कहां गए थे ये सब जानते हैं, और इसके जरिए गोविंद डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर हमला किया। लेकिन वो इसके साथ ये भी कहते हैं कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद राजेंद्र राठौड़ पर कोई टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने नहीं की। वो कहते हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था रखने वाली पार्टी है और उससे जुड़े लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था रखने वाले लोग हैं। बीते दिनों महाराणा प्रताप को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि यह सत्ता का संग्राम है। बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाया और कहा कि वो सत्ता का नहीं स्वाभिमान की जंग थी। इस पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया और कहा कि महाराणा प्रताप महान थे, उनकी शौर्यता और वीरता से कौन भला इनकार कर सकता है। हर कोई उनको महान मानता है। वो महाराणा थे क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि जब सरकार बीजेपी की आई तब वासुदेव देवनानी वर्कशॉप करके ये कहते हैं कि विद्या भारती से पुस्तकें लिखाकर उसको सिलेबस में शामिल किया जाए, हर युद्ध को, हर जंग को धर्म से जोड़ा जाए, जो एक गलत बात थी। हमने उसे ठीक किया और आज वही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अब बात करते हैं स्पीकर ओम बिरला की, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं स्पीकर ओम बिरला। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला पहुंचे अमीरात की संसद भवन। स्पीकर बिरला की अगवानी करने आए अमीरात संसद के अध्यक्ष सकर घोभाष। अमीरात संसद के अध्यक्ष सकर घोभाष ने गर्मजोशी के साथ
बिरला का स्वागत किया। दोनों के बीच काफी देर तक विभिन्न विषयों पर बातचीत भी होती रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर बिरला ने दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया, उल्लेख किया। इस दौरान पीएम मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद अल नहायन के प्रयासों से मजबूत हो रहे रिश्ते, ये भी उन्होंने जिक्र किया। स्पीकर बिरला कल अमीरात की संसद को संबोधित करेंगे और स्पीकर बिरला के सम्मान में संसद का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों को न सिर्फ बिरला देश की संसद में मजबूत करें, बल्कि उसे प्रदेशों की विधानसभाओं तक भी लेकर जा रहे हैं और वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है और उसके लिए संसद में एक सार्थक बहस हो, उस पर फोकस होना चाहिए। और कुछ इसी तरीके का संदेश वो कल माना जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर भी उस वक्त देंगे जब वो संसद को वहां संबोधित करेंगे, क्योंकि वो बाकायदा वहां के दौरे पर हैं। उनकी अगवानी अमीरात संसद के अध्यक्ष सकर घोबाश ने की। गर्मजोशी के साथ बिरला का स्वागत किया गया। दोनों के बीच काफी विषयों को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई और जिस तरीके से यूएई के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं उनका जिक्र किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद अल नहायन के प्रयासों से जो रिश्ते मजबूत हुए उनका भी जिक्र स्पीकर बिरला ने अपने शब्दों के जरिए बयां किया। स्पीकर बिरला कल अमीरात की संसद को संबोधित करेंगे और उन्हीं के सम्मान में विशेष सत्र का आयोजन संसद के अंदर किया गया है। और अब बात करते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की। बीकानेर स्थित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र, उन्होंने कहा कि जैविक खेती को किफायती और आम किसान के पहुंच में लाया जाए, यानी कि कम लागत हो, आम आदमी तक इसकी पहुंच हो, ये इसका मकसद होना चाहिए। और इसके लिए कृषि क्षेत्र में रिसर्च होनी चाहिए, शोध होनी चाहिए, अनुसंधान होने चाहिए और इनको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से नुकसान होता है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत। भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान इससे होता है, इसलिए जैविक खेती को अपनाना चाहिए। राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने पर जोर दिया। कृषि संसाधनों का सही इस्तेमाल कर युवाओं को स्वावलंबी बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार करें। छोटे किसानों के लिए पॉली हाउस खेती तकनीक वरदान बन सकती है। विश्वविद्यालय को इस तकनीक की व्यावहारिकता का परीक्षण करना चाहिए। छोटे किसानों के लिए इसे उपयोगी बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। और शुरू से ही राज्यपाल कलराज मिश्र जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है उसको छोटे किसानों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह और उस प्लेटफॉर्म पर भी राज्यपाल उन बातों पर फोकस करते नजर आए जिससे अच्छी पैदावार हो, प्रदेश के ज्यादातर किसान जुड़ सके, अंधाधुंध होते कीटनाशक के इस्तेमाल को, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को रोका जा सके, भूमि की उर्वरक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और पॉली हाउस टेक्निक को आम आदमी तक या कहें कि आम किसान तक पहुंचाया जा सके। ये वो मुद्दे जिन पर उनका फोकस रहा और इसके साथ साथ जो फोकस रहा वो रहा रिसर्च पर, क्योंकि जितने ज्यादा शोध होंगे, जितने ज्यादा अनुसंधान होंगे, उससे किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी लगेगी। उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से कम लागत के साथ यानी कि किफायती तरीके से ज्यादा पैदावार की जा सकती है। और यह इसलिए भी जरूरी, जैसे ही लागत कम होगी किसानों की आय बढ़ जाएगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कल से शुरू होगी नई शुरुआत होने वाली है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों के लिए अलग से सिक्योरिटी जोन बनाया गया है।
ग्राउंड फ्लोर पर सुरक्षा जांच कराने की नहीं रहेगी जरूरत। नए डिपार्चर हॉल से एक्सेलेटर से सीधे सेकंड फ्लोर पर जा सकेंगे। यहां इमिग्रेशन के 4, सीआईएसएफ के 2 काउंटर लगाए गए हैं। सेकंड फ्लोर पर एसएचए में फ्लाइट का इंतजार कर सकेंगे यात्री। जयपुर एयरपोर्ट से औसतन हर दिन 3 इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होती हैं और ये 3 इंटरनेशनल फ्लाइट कहां-कहां संचालित होती हैं ये हम आपको बताते हैं। दुबई, मस्कट और शारजाह, यहां के लिए वर्तमान स्थिति में इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन हो रहा है। अडानी समूह के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को राहत मिलेगी और क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स रन नहीं हो रही हैं, जो रन हो रही है और जो यात्री इनके जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं उनके लिए ये राहत की खबर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर चेकिंग नहीं होगी। वो डायरेक्ट एक्सेलेटर के जरिए सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं। फ्लाइट में अगर वक्त है तो इंतजार कर सकते हैं और इससे यकीन यात्रियों को राहत मिलेगी। ये भी गजब हुआ। पुलिस में करप्शन को रोकने के लिए बैठक ले रहे थे डीजीपी। पीएचक्यू में आज समीक्षा बैठक में पुलिस महकमे में कैसे रुके भ्रष्टाचार, ये एजेंडे था और बैठक के बीच में ही जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोट खावदा के एसएचओ को एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे पुलिस में करप्शन का मकड़जाल कहिए, माया जाल कहिए, कैसे रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अलबत्ता पुलिस से करप्शन की सफाई को लेकर बेहद गंभीर है डीजीपी और इसको लेकर पीएचक्यू के अंदर बाकायदा बैठक भी ली गई। लेकिन दूसरी तरफ एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही थी। एसीबी ने कार्रवाई की और कोट खावदा के एसएचओ को रिश्वत लेते ट्रैप कर दिया और रिश्वत भी कोई छोटी मोटी नहीं, 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। और उसके बाद फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि पुलिस में करप्शन के माया जाल को, मकड़जाल को किस तरीके से तोड़ा जाए। अलबत्ता पुलिस से करप्शन की सफाई को लेकर डीजीपी बेहद गंभीर। जरा सोचिए, 24 साल का देवदूत दे गया 4 लोगों को जिंदगी। इससे बड़ा दान क्या होगा, इससे बड़ा महादान क्या होगा। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, जहां जीवनदायिनी सफल प्रयास सीकर के ब्रेन डेड पेशेंट का कैडेवर ट्रांसप्लांट हुआ। मैचिंग के बाद ट्रांसप्लांट के लिए दिल को भेजा गया इटर्नल अस्पताल, जबकि मणिपाल अस्पताल में किया गया लीवर का प्रत्यारोपण। एसएमएस अस्पताल में 2 मरीजों को लगाई गई दोनों किडनियां। देवदूत के परिजनों के हौसलों को हर चिकित्सक, हर डॉक्टर सलाम कर रहा है। 16 फरवरी को सड़क हादसे में मरीज के सिर में गंभीर चोट लगी थी। एसएमएस के डॉक्टर्स की प्रयास, लाख प्रयास कहिए, वो रंग लाए और परिवार को इसके लिए मना लिया गया कि वो ऑर्गन को डोनेट करे। हालांकि मरीज जब अस्पताल पहुंचा था वो ब्रेन डेड हालत में पहुंचा था और इसलिए उसको बचाया नहीं जा सका। परिजनों की सहमति मिलने के बाद 2 दिन से ट्रांसप्लांट की कोशिशें चल रही थी। आखिरकार अस्पताल प्रशासन के प्रयास रंग लाए और ट्रांसप्लांट हुआ। और सोचिए जरा, एक शरीर के अंदर जो अंग अंत में जल जाने थे, राख हो जाने थे, आज वो न जाने कितनी जिंदगियों को बचा रहे हैं। किसी के अंदर किडनी काम करेगी, किसी में लीवर काम करेगा तो कहीं दिल धड़केगा। ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर, लंबे इंतजार के बाद तीनों डिस्कॉम को मिले नए एमडी। जब डिस्कॉम की बात करें तो वरिष्ठ टेक्नोक्रेट अजीत सक्सेना को जिम्मा मिला है। जोधपुर डिस्कॉम में प्रमोद टांक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजमेर डिस्कॉम में एनएस निर्वाण को एमडी बनाया गया है। फर्स्ट इंडिया ने नए चेहरों एमडी बनाने की पहले ही संकेत दे दिए थे, पहले ही जानकारी दे दी थी। जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना ने आज कार्यभार संभाला है। अंगदान की जीवनदायिनी मुहिम, एसएमएस अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीजों को मिली नई जिंदगी।
अब तक 3 मरीजों का किया जा चुका है दिल का ट्रांसप्लांट। 3 मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है एसएमएस अस्पताल में, जबकि 50 से ज्यादा मरीजों को अभी तक किडनी लगाई जा चुकी है, किडनी ट्रांसप्लांट की जा चुकी है। कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट में एसएमएस अस्पताल का बेहतरीन रिकॉर्ड है, बेस्ट रिकॉर्ड है। एसएमएस अस्पताल में 2015 में किया गया था पहला किडनी का ट्रांसप्लांट और उसके बाद से लेकर अब तक कुल 53 मरीजों को नई किडनी लगाई जा चुकी है या कहीं की किसी और की किडनी लगाई जा चुकी है। इनमें से 50 से के आसपास मरीज ट्रांसप्लांट के बाद जी रहे हैं अच्छी जिंदगी। इस केस में अस्पताल की 2 टीमों ने एसएमएस में किडनी ट्रांसप्लांट किया। यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं डॉक्टर विनय तोमर, डॉक्टर आरडी साहू पहली टीम में रहे। वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एसएस यादव, डॉक्टर संजीव जायसवाल और डॉक्टर धर्मेंद्र जांगिड़ दूसरी टीम का हिस्सा रहे। पुखराज पाराशर ने ग्रहण किया पदभार। दरअसल उन्हें जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई थी और वो कार्यभार उन्होंने आज संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद पाराशर ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी अजय माकन का आभारी हूं। मुझे आम जनता से जुड़ा सीधा काम सौंपा गया। दूर दराज के आम आदमी को हर छोटी बड़ी समस्या के लिए राजधानी नहीं आना पड़े, इसके लिए पहले ही जन अभाव अभियोग का काम जारी है। लेकिन इसके मॉनिटरिंग और पुख्ता करने के लिए आम आदमी को कैसे राहत दी जाए, इस पर पूरा फोकस रहेगा। ऑनलाइन जन सुनवाई के मैकेनिज्म को और ज्यादा विकसित किया जाएगा और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ई गवर्नेंस के जरिए आम आदमी को शिकायत के बारे में अपडेशन कैसे भेजे जाएं, उसको किस तरीके से बताया जाए कि जो शिकायत आपने की है उसके समाधान की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़े हैं, इस पर फोकस रहेगा। और ये एसएमएस के जरिए सूचना भिजवाने की कोशिश की जाएगी। शिकायत की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे ताकि आम आदमी को ये पता हो कि जो शिकायत दी गई है उस शिकायत के समाधान के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया और एसएमएस के जरिए बाकायदा जानकारी शिकायतकर्ता तक पहुंचाई जाएगी। आज लापरवाही ने एक और मासूम की जान ली। राजधानी जयपुर में आज बड़ी घटना हुई। मुहाना मंडी में 6 साल का मासूम सीवरेज टैंक में गिर गया। टैंक पर ढक्कन नहीं लगा हुआ था और यह घोर लापरवाही जिसने एक मासूम की जिंदगी को छीन लिया। सीवरेज में गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी में अभी भी कई जगह ऐसे सीवरेज टैंक खुले पड़े हैं या कहीं कि जो चैम्बर हैं वो टूट चुके हैं। इससे पहले भी प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरने से कई हादसे हो चुके हैं। क्या अब नगर निगम इन खुले सीवरेज की सुध लेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है।